हाँ बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो कौन सा है? आपका साइंस का 8th चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो जनन क्या है ये आपको बताया था हमने। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृति, विभिन्नता, ये सब आप पढ़ चुके हैं। हम सब एक बार देख लेते हैं कि जनन क्या होता है। किसी भी जीव की अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन कहते हैं। अपने समान जीव को उत्पन्न करना या जीव की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, मतलब एक माता पिता। जैसे आपके कितने जनक हैं? 2 जनक है, माता है और पिता है। मगर अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है और इसी से संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या एक वो होता है, लाभ होता है कि इसमें जो संतान होती है वो बिल्कुल अपने जनक की क्लोन कॉपी होती है, प्रतिकृति होती है। उनमें कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अमीबा का क्या हुआ? एक अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक अमीबा पहले इसका जो केंद्रक होता है वो विभाजित हो जाता है और फिर आगे जाके दोनों कोशिकाएं आपस में, एक जो जनक कोशिका थी वो 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें कि युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अब आ जाते हैं लैंगिक जनन में। इसके लिए 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें एक जनक से जनन संभव नहीं होता। इसके लिए हमको 2 जनकों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? हमको किस किस की आवश्यकता होती है? हमको एक नर जनक की और दूसरे मादा की आवश्यकता होती है। नर से हमको क्या मिलता है? नर युग्मक, और मादा से मादा युग्मक। मनुष्य में नर युग्मक को हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, और मादा युग्मक को अंडाणु बोलते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो हमारा युग्मनज या शिशु बनता है। युग्मनज क्या है? आपका प्रथम कोशिका है नए जीव की। अब अलैंगिक जनन किन किन विधियों द्वारा होता है ये पढ़ लेंगे। पहली विधि क्या है आपकी? द्विखंडन। ठीक है, द्विखंडन क्या है? जब एक कोशिका, जो आपने अमीबा में पढ़ी थी अभी, कि एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, बदल जाती है, 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, उसे हम द्विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है उसका? अमीबा। इसी तरह बहुखंडन, जिसमें एक कोशिका तो इसमें भी टूटती है, मगर एक कोशिका 2 हिस्सों में न टूटकर बहुत सारी कोशिकाओं में बढ़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुखंडन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। द्विखंडन का कौन सा है? अमीबा, और बहुखंडन का प्लाज्मोडियम। ये सब आप लोगों को बताया था हमने। ठीक, अब आ जाते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म। इसमें क्या होता है कि यदि किसी प्राणी को कई सारे टुकड़ों में काट देते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में निर्मित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसे पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म होता है कहते हैं। और किसमें होता है? प्लेनेरिया में होता है। फिर आ जाता है मुकुलन। मुकुल क्या होता है? किसी भी प्राणी के शरीर पर एक छोटा सा उभार या नया जीव तैयार हो जाता है, जो बाद में अलग होकर एक नए जीव में बदल जाता है। मुकुल के द्वारा नया जीव का बनना ही मुकुलन कहलाता है। मुकुल क्या है? इसके देखिए, इसके शरीर पर इसी के तरह का एक नया जीव तैयार हो गया है और जो बाद में इसके शरीर से अलग हो जाएगा, और ये जनरली पाया जाता है हाइड्रा में। मुकुलन किस में पाया जाता है? हाइड्रा में। अब आ जाते हैं पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। देखिए, ये बीच का हिस्सा है उसका, ये 2 उसके पुमंग है, और ये उसकी दलपुंज और बाह्य दलपुंज है। उनका नाम ले लेते हैं। देखिए, अब आ जाते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये वर्तिकाग्र है। ये वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये सब मिला के क्या बना रहे हैं? ये इसका मादा जनन अंग बना रहे हैं पुष्प का। ये जितना भी हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो सुराही की जैसी शेप वाला वर्तिकाग्र है, जो इसका टिप है, जिसके ऊपर परागकण आते हैं, वर्तिकाग्र हो गया। फिर ये जो लंबी सी पाइप सी संरचना है, ये वर्तिका है। इसके अंदर अंडाशय है, ये वाला जो पूरा गोल दिख रहा है आपको, देखिए लिखा हुआ है अंडाशय है ये। और अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पुष्प का मादा जनन अंग। अब हम देख लेते हैं पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है। ये जो आपको दिख रहे हैं लंबे लंबे, ये पुष्प के नर जनन अंग है। कौन कौन से है? परागकोश है, ये जो पूरा दिख रहा है, 2 पालियों में बटा हुआ परागकोश है। इस परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। कभी कभी देखा है आपने, फूल के ऊपर हाथ देते हो तो येलो कुछ डस्ट जैसी, धूल जैसी संरचना आपके हाथ पे चिपक जाती है, वो क्या होते हैं? वो परागकण होते हैं। ठीक है, वो परागकण क्या है? नर युग्मक है पुष्प का। ये जो डंडी दिख रही है पुतंतु। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर।
जैसे इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, स्त्री केसर, ठीक है। वैसे ही इस पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, पुंकेसर। ये पुष्प का नर जनन अंग है और ये पुष्प का मादा जनन अंग है। अब आ जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि सहायक चक्र कौन से होते हैं, तो सहायक चक्र कौन से होते हैं, दलपुंज और वाय दलपुंज आपके सहायक चक्र होते हैं। दलपुंज जो पत्तियां होती हैं फूल की, वो दलपुंज है, और जो इसके नीचे ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी पत्तियां दिखती होंगी आपको हर एक फूल के, उनको हम क्या बोलते हैं, वाय दलपुंज। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पुष्प का सहायक चक्र बनाते हैं। और इसके बाद एक आ जाता है आवश्यक चक्र, जो स्त्री केसर को हम जायांग भी बोलते हैं, ठीक ना, और पुंकेसर को पुमंग भी बोलते हैं। तो ये मिलके पुष्प का आवश्यक चक्र बनाते हैं। अब आ जाती हैं एकलिंगी पुष्प। पुष्प भी दो तरह के होते हैं, उनमें जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाया जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प। सॉरी, या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, दोनों में से कोई एक अंग पुष्प का पुष्प में रहता है और दूसरा दूसरे पादप के दूसरे पुष्प में रहता है। ऐसे पादपों को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे पुष्पों को हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प। कौन कौन से होते हैं, पपीता और खरबूज। और आ जाता है उभयलिंगी। उभय का मतलब होता है दोनों। तो जब किसी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, तब हम क्या बोलते हैं उसको, उभयलिंगी पुष्प। कौन कौन से होते हैं, पपीता और खरबूज, सॉरी गुड़हल और सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही जननांग उपस्थित होते हैं एक ही पुष्प में, उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं आपके, गुड़हल है और सरसों है, ठीक है। इतना पता चल गया। इसके बाद हम देखेंगे क्या, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। अभी इतना समझ में आ गया होगा आपको। जो डायग्राम हमने दिए हैं वो बनाने हैं, ओके। पुष्प का जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्प की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और जो नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछिए।